वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एक लेक्चर में भी बताया था कि सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है स्टूडेंट्स, 30% करीब सिलेबस इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से 30% सिलेबस इस साल के लिए कम कर दिया। मतलब जो सिलेबस लास्ट ईयर तक पढ़ा जा रहा था उसमें से कुछ 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें उनके सिलेबस में है और कौन कौन सी चीज़ें सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स आपके आने वाले जो 2021 और 21-22 के नीट और जेई एग्जामिनेशंस के लिए भी उतना ही एसेंशियल हो जाता है। तो लास्ट मैंने 11th क्लास के लिए डिस्कस किया था, आज 12th क्लास के लिए डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th और ये स्टूडेंट्स सीबीएसई के लिए है, जो सीबीएसई ने रिमूव किया है। ठीक है, और ये जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं, दिस इज ये जो सेक्शंस आप देख रहे हैं, जो आपके सामने टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक, ये ऑब्वियसली हाँ, ये स्टूडेंट्स ऑब्वियसली डिलेटेड पोर्शन है कि जिस सेक्शन को रिमूव कर दिया गया। मतलब जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो तो आपकी बुक्स वगैरह में वैसे ही शुरुआत में मेंशन रहता है, तो किस सेक्शन को हटा दिया गया है स्टूडेंट्स, आज मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बेसिक जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट से शुरू होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का कॉन्सेप्ट, और एक टॉपिक स्पेशली जो मेंशन्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। मतलब एक जब आप गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो स्फेरिकल है ना शेल की बात करते हैं, हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर्स दोनों में, और उस स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो उस सेक्शन को रिमूव कर दिया है और वो सेक्शन आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड वो आपको स्टडी नहीं करना है। तो पहले चैप्टर में कुछ खास नहीं, बस जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चार्ज का था, थोड़ा सेक्शन उसमें से रिमूव किया है और इस सेक्शन को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, जो गॉस थ्योरम में दिखता है आपको, बाकी गॉस थ्योरम में सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। मतलब इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट शीट है ना, उसके एप्लीकेशंस एज यूजुअली आपके पास हैं। ठीक है, अगला जो सेक्शन आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर 1 के बाद जो चैप्टर है ना 2 की बात हम लोग करें तो चैप्टर 2 में यहाँ स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 3 है। 2 का मतलब जिसमें कैपेसिटर्स की बात आएगी। ठीक है, तो उसमें से कोई भी सेक्शन ठीक रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, कैपेसिटर्स में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आपको स्टडी करनी है, नथिंग इज डिलीटेड। मतलब जो चैप्टर 2 है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, वो सारा आपको एज यूजुअल पढ़ना है। देन चैप्टर 3 इज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें स्टूडेंट जो सेक्शन रिमूव कर दिया है विच इज मतलब कार्बन रेजिस्टर। ठीक, कलर कोडिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कार्बन रजिस्टर पे। ठीक है, और उस कलर कोडिंग से उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये कलर कोडिंग, ठीक है, कार्बन रजिस्टर और उसकी कलर कोडिंग को स्टडी नहीं करना है आपको। तो ये वैसे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हुआ करता था, एक टेबल आपको याद करना पड़ता था। ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज है ना, रेड ऑरेंज येलो, और उस टेबल से देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की जाती थी। ठीक है, तो वो आपको नहीं देखना है। ठीक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, इस सेक्शन को भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। बाकी चीज़ें एज यूजुअल पढ़नी है। और इस चैप्टर का जो इलेक्ट्रिक करंट में जो की कॉन्सेप्ट है वो है किरचॉफ्स लॉ, तो उसमें कुछ कम नहीं किया है। किरचॉफ्स लॉ आपको एज यूजुअल पूरा का पूरा वैसे ही आपको स्टडी करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है यहाँ से हमारा मैग्नेटिज्म शुरू हो जाता है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें सारी चीज़ें वैसे ही हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है और ये डिवाइस हमेशा से खास तौर से बोर्ड वगैरह के एग्जामिनेशन में बोर्ड में बहुत पूछा जाता था, ये साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एक पूरा फुल क्वेश्चन हमेशा रहता था। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, ठीक, और साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम बनाइए, साइक्लोट्रॉन को एक्सप्लेन करिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फिर लास्ट में उसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो एक पूरा का पूरा अच्छा सेक्शन था। तो अब साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स, उसे आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें एज यूजुअल पढ़नी है, साइक्लोट्रॉन की स्टडी नहीं।
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसमें साइक्लोट्रॉन, और मैग्नेटिज्म के जो अगले सेक्शंस हैं उसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मतलब बार मैग्नेट ही डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा, तो उसको आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस मींस एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप देखते हैं कि डाइपोल से स्टडी करते हैं फील्ड, ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल मतलब एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशंस पर, ठीक। तो यहाँ पर आपको वही, और वैसे भी कुछ सेक्शन में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो डेरिवेशंस करते थे बस यहाँ पर उसी को कंपेयर करके लिख देते थे, ठीक है। अब वो नहीं करने की ज़रूरत है, तो मतलब बार मैग्नेट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं फाइंड करना है। फिर टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस सेक्शन को आपको स्टडी नहीं करना है। मतलब बार मैग्नेट मतलब जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जब आप बार मैग्नेट को स्टडी करते हैं तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म में ये दो सेक्शंस आप नहीं स्टडी करने वाले हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है स्टूडेंट्स, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को स्टडी नहीं करना है, जिसमें क्यूरी लॉ, क्यूरी वाइज लॉ वगैरह आता है, उसको आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। फिर चैप्टर 5 के बाद आप चैप्टर 6 पे आते हैं, तो चैप्टर 6 में एक छोटा सा सेक्शन है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म स्टूडेंट्स। तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, वो आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है, ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक। तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन 5 के बाद चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 है, मतलब चैप्टर 6 टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में नथिंग इज डिलीटेड, वो पूरा का पूरा सेक्शन है, ठीक है। हाँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ले स्टूडेंट्स, पहले ही मैंने बताया कि जिस चैप्टर में से है ना कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, तो डिलीटेड। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसमें चैप्टर्स रिड्यूस नहीं किए गए हैं, जो चैप्टर्स पहले थे वो सारे चैप्टर्स हैं, बस उन चैप्टर्स के अंदर से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को है ना रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो एज अ होल जो चैप्टर है वो कंप्लीट वही है, ठीक। तो वो तो चैप्टर्स अपनी बुक से आप मैच करा सकते हैं, ये कौन कौन से डिलीटेड हैं ये मैं आपको शो कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 7th में अल्टरनेटिंग करंट आएगा, और अल्टरनेटिंग करंट में दो चीज़ें आपको स्टडी नहीं करनी है, पहला पावर फैक्टर है ना एंड वॉटलेस करंट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक। जब आप एवरेज पावर निकालते हैं इन एन एसी सर्किट, तो एवरेज पावर में हम लोग पावर फैक्टर की बात करते हैं cos फाई, है ना, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, तो वो पावर फैक्टर नहीं पढ़ना है। और यही फाई अगर 90 हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो करता है लेकिन एनर्जी सर्किट में लॉस नहीं होती। ये एक खास एडवांटेज है एसी का ओवर डीसी, ठीक है ना, कि यहाँ वाटरलेस करंट आप फ्लो करा सकते हैं इन इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इंडक्टर्स में और कैपेसिटर्स में करंट फ्लो करता है बट एनर्जी का लॉस नहीं होता, है ना, पावर का लॉस नहीं होता, पावर का यूनिट वॉट। तो स्टूडेंट वाटरलेस करंट वो आपको अब स्टडी नहीं करना है, ठीक है, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो मैक्सवेल का इक्वेशन था, है ना, यही मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इससे जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है वो आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया, ठीक, ये छोड़ देना है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही, मतलब मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप स्टडी करते हैं, तो उसका डिस्कशन डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, वो आपको स्टडी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, देन चैप्टर 9 में ऑप्टिक्स आ जाता है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फार्मूला आपको स्टडी नहीं करना है। और रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है तो इस सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को स्टडी नहीं करना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में केवल थेरेटिकल, सिर्फ थेरेटिकल डिस्कशन करते हैं, है ना, कि स्कैटरिंग क्या है, और स्कैटरिंग जो होता है वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसमें स्कैटरिंग कम होती है। तो और उसी से ये फिनोमेनाज रिलेटेड होते हैं कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखता है ना, सन सुबह या शाम के समय लाल क्यों दिखता है, दोपहर में येलोइश क्यों दिखता है, वो सब स्कैटरिंग फिनोमेना से एक्सप्लेन करते हैं यही, ठीक है। तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ये आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ये जो इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट में दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक। रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ही मेन है, रिजॉल्विंग पावर लास्ट में डिस्कस करते हैं, उसका डेरिवेशन पहले भी हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो अब रिजॉल्विंग पावर आपको डिफाइन नहीं करना है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर आपको एज यूजुअल पढ़ना है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर ही मेन था, ठीक। तो एक क्वेश्चन हमेशा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का एक फुल क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इंस्ट्रूमेंट्स पे जोर दिया जाता रहा है हमेशा, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स क्या नहीं पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है, प्लेन और पोलराइज लाइट नहीं पढ़ना है, ब्रूस्टर्स लॉ छोड़ देना है, और यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय यूजिंग पोलरॉइड्स, ठीक है। मतलब पोलराइजेशन में काफ़ी कुछ हटा दिया। तो 3 सेक्शन हैं जब आप ऑप्टिक्स को, वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो कुछ सेक्शन पोलराइजेशन में से रिमूव किया है, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है ना एज यूजुअली वैसे ही है, ठीक है, उसमें उतना ही आपको स्टडी करना है, ठीक। तो ये सेक्शंस आपके लिए रिमूव कर दिया, ठीक। और यहाँ पर देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डुअलिटी प्रिंसिपल डी ब्रोगली का, उसको ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसके पास वेव नेचर आ जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप स्टडी नहीं करना है, ठीक है। खासतौर से बोर्ड वगैरह में कई बार पूछा जाता हुआ दिखाई देता रहा है, ठीक है। तो इन सेक्शंस को स्टूडेंट स्टडी नहीं करना है आपको, ठीक है, जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, ठीक, क्योंकि जो लर्निंग इफेक्टेड हुई उसकी वजह से जो क्लासेस, जो रेगुलरिटी लॉस हुई, ठीक, तो जो टाइम का लॉस हुआ, ठीक, उसकी वजह से इतने सेक्शंस को रिड्यूस कर दिया। तो अब ये सेक्शन जो 11th में और 12th दोनों में कुछ सेक्शंस रिड्यूस कर दिए गए, तो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे उनमें भी वो सेक्शंस कुछ कम ही पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो जेई हो या नीट हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 12th का डिस्कशन था कि कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से सेक्शंस को है ना हटा दिया गया है किस किस चैप्टर में से, ठीक है। तो वो मैंने आज आपको शो कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक, और आगे कुछ और काम की इन्फॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।